आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो आपकी हेल्प करता है कस्टम लिस्ट को जनरेट करने के लिए। क्योंकि जब भी आप ब्रूट फोर्स को करने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास एक अच्छी वर्ड लिस्ट ही नहीं होती है। अगर आप इंटरनेट से कोई डाउनलोड करके यूज़ करते हैं या आप रॉक क्यू को यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि आपका टाइम पहले तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है वहाँ पर, और उसी के साथ साथ कई बार होता है कि आपको रिजल्ट्स ही नहीं मिलते। 4 घंटे तक टेस्ट चल रहा है, 5 घंटे 8 घंटे तक चल रहा है, कई बार तो ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक चलता रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि एंड रिजल्ट में आपको कुछ मिलता ही नहीं है, तो आपका टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है उस केस में। तो इसी केस में हमें ऐसे टूल की हेल्प लेनी पड़ती है जो कस्टम लिस्ट को जनरेट करके दे दे हमारे लिए, जो हमारा टारगेट स्पेसिफिक होगा। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जो आपको एक कस्टम लिस्ट जनरेट करके देगा वर्ड लिस्ट की। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप स्पेसिफिक लेंथ का वर्ड लिस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं, आप ईमेल आईडी को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप जो वहाँ पे फायरवॉल होती है या वहाँ पे आईडीएस आईपीएस अगर कुछ लगा होता है, अगर आप वर्ड लिस्ट को जनरेट कर रहे हैं और आपको ब्लॉक कर रहा है तो आप उसको बाईपास कैसे कर सकते हैं, या अगर वहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म लगा हुआ है तो वहाँ पे आप यूज़र नेम पासवर्ड को कैसे इनपुट कराएंगे और उसके बाद कैसे वर्ड लिस्ट को जनरेट करेंगे। हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आज हम जिस टूल के बारे में बात करने वाले हैं उसको हम कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेटर बोलते हैं, शॉर्ट में उसको CEWL भी बोलते हैं। ये टूल जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टूल है और इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप जब भी इस टूल को यूज़ करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के लिए कि आपका जो टारगेट है कहीं वो ऐसा तो नहीं कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। एग्जाम्पल के लिए कहीं वो मेडिकल लाइन में तो नहीं, कहीं वो डॉक्टर या नर्स तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जैसा प्रिस्क्रिप्शन हो गया, मेडिसिन हो गया, तो इन वर्ड से रिलेटेड वहाँ पे क्या हो सकते हैं, उनके पासवर्ड हो सकते हैं, या कोई आईटी में काम करता है तो उसके पासवर्ड उससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप जब भी इन चीज़ों को इवेल्युएट करेंगे तो इन चीज़ों को ज़रूर माइंड में रखिए आप। इससे क्या होगा कि आपका टास्क बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टूल का नाम दिया है, उसके बाद मैंने एक यूआरएल दिया है। अब मैं ये इस टूल को ये बोल रहा हूँ कि इस यूआरएल पे जाना है और इस यूआरएल पे जाने के बाद क्या करना है, इसको क्रॉल करना है। जैसे आपका गूगल का जो सर्च इंजन होता है वो क्या करता है, आपको वेब पेजेस ला के देता है जो भी आप इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं। अगर आपने न्यूज़ से सर्च किया तो न्यूज़ से रिलेटेड आपको डेटा ला के देता है। तो मैंने इसको यहाँ पर बोला है कि इस वेबसाइट पे जाओ और जितना डेटा मिलता है आपको, जितने वर्ड्स मिलते हैं वो सारे उठा के लिया और हमें दे दो। वो सिंपल सा फंडा है। उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ से जो डेटा आएगा उसको हमें सेव भी तो करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली W हमारा राइट के लिए यूज़ होता है यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने हमारी जो फाइल है उसका नाम दे दिया मैंने। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, इस टूल ने क्या करा, सक्सेसफुली ये रन हुआ और इसने जो सारा डेटा है वो यहाँ पे ला के सेव कर दिया। तो चलिए इस फाइल को रीड करते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, उस वेबसाइट में जितने भी वर्ड्स थे वो सारे उठा के ले आए यहाँ पर ये। तो इससे आप देखिए कि अगर आपका टारगेट वो स्पेसिफिक वेबसाइट यूज़ करता है या उसका वो पर्सनल ब्लॉग है तो आपका काम कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा वहाँ पर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करिए कि यहाँ पे जो वर्ड्स आ रहे हैं वो कैपिटल लेटर्स में भी आ रहे हैं और स्मॉल लेटर्स में भी आ रहे हैं। तो हमारे पास एक तरीका क्या होता है कि अगर आपको स्पेसिफिक वर्ड्स लोअर केस में ही चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है। अब मैंने सिंपली क्या किया, जो हमारी कमांड लास्ट टाइम थी वही सेव है, बस यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि जो भी तुम्हें वर्ड्स वहाँ पे मिलेंगे ना उन सबको क्या करना है, लोअर केस में कर देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको लोअर केस में पासवर्ड की जरूरत होती है। अब यहाँ पे जो फाइल है उसका नाम मैंने T2 कर दिया क्योंकि लास्ट वाली फाइल हमारी T1 थी। अब यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ये जो हमारा टूल है अब ये बैकग्राउंड में काम कर रहा है, बट हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो पता ही नहीं चल रही हैं कि पीछे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो हमारे पास एक मैकेनिज्म ऐसा भी होता है कि हम साथ के साथ देख सकते हैं कि टूल किस लिंक पे विजिट कर रहा है, कौन सा डेटा है जिसको ये इवेल्युएट कर रहा है, जिसके लिए हम वर्बोसिटी को यूज़ करते हैं। अभी एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो उस पर चलते हैं फिर। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, सक्सेसफुली फिर से एग्जीक्यूट हुआ और सारा डेटा लाके उसने T2 में सेव कर दिया। तो चलिए इसको रीड करते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमारे पास जो डेटा है वो सारा के सारा लोअर केस में आया है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आपको डेटा लोअर केस में चाहिए हो तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं वहाँ पर। अब इस टूल के अंदर एक अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर हम डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डेप्थ क्या होता है आइए इसको समझते हैं। अब आपकी जो वेबसाइट होस्टेड होती है, अगर हम लिनक्स की टर्म्स में बात करें तो ये आपका एक फोल्डर होता है वैर, यहाँ पर होती है, और उसके बाद www अंदर आएंगे यहाँ पर, उसके बाद HTML फोल्डर। तो आपकी जो भी वेबसाइट होती है वो आप यहाँ पर होस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दो हैं, एक DVWA है मेरे पास और BWAP है। तो जब आप इस टूल को रन करेंगे ना, एग्जाम्पल के लिए DVWA हमारी वेबसाइट है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा और यहाँ पर इसको जो डायरेक्टरी मिलेगी ना इसके अंदर आएगा, और अगर एक फोल्डर और मिलता है यहाँ पर तो ये उसके अंदर भी जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए
अब देखिए क्या होगा, अब हम इस वेबसाइट में आए DVWA में, हमने उसको बोला स्कैन करने के लिए, तो वो इसके अंदर आया। बाय डिफ़ॉल्ट जो डेप्थ होती है उसकी वो 2 होती है, तो वो इसके अंदर आया। अब वो यहीं पर रुक जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। बट हमें अगर और उसको अंदर भेजना है डेप्थ में, तो हम क्या करेंगे, उसकी डेप्थ को बढ़ा देंगे। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अगर कोई फाइल होगी तो उसको भी स्कैन करेगा, और यहाँ पे कोई फाइल होगी तो उसको भी स्कैन करेगा। आइए देखते हैं होता कैसे है। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डैश डी देने के बाद क्या बोला, डेप्थ 4 होनी चाहिए, मतलब वो और अंदर जाए। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 2 सेट होता है, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल का जो डेटा है उसको राइट कर रहा हूँ एक नई फाइल में T3 में। सो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, मुझे ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं, और ये जो हमारा क्रॉलर है ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। इसकी जो डेप्थ है हमने 4 दी हुई थी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो अब डेप्थ है वो कम करते हैं और देखते हैं अगर ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए तो। सो आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, मैंने क्या किया, टूल को कॉल किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूआरएल पास किया, और उसके बाद मैंने जो डेप्थ है वो 3 दे दी है। पहले मैंने 4 दिया था और पहले बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे -W दे के उसको T3 में दोबारा सेव करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं ये कितनी देर में होता है। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसने एग्जीक्यूशन जो है अपना वो कंप्लीट कर लिया, और जो डेटा है हमारा वो T3 में लाके सेव कर दिया। और कंपैरेटिवली मैं बोलूँगा इसने बहुत जल्दी खत्म कर दिया, इसने तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था यहाँ पे। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या थी, ये जो हमारा डेटा सेव हुआ है T3 में हुआ है, और यहाँ पे जो डेप्थ है हमने इसकी बढ़ाई हुई थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ड काउंट करते हैं कि इस लिस्ट में हमारे पास कितने वर्ड आए हैं जिसमें हमने डेप्थ जो है वो काफ़ी बढ़ाई हुई है। तो मेरे पास जो टूल होता है WC का मतलब वर्ड काउंट करता है। सो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्ड काउंट को कॉल किया, -L मतलब लाइन नंबर्स काउंट करेगा कितनी लाइन्स है टोटल, और फाइल दे दिया मैंने T3 यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारे पास टोटल जो लाइन है वो 1567 है। तो मतलब हमारे पास टोटल जो वर्ड्स आए हैं वो 1567 है, 1567। अब देखते हैं जिसमें हमने डेप्थ जो नॉर्मल डिफॉल्ट 2 थी उसकी देखते हैं वर्ड काउंट कितनी थी। सो अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमारा जो डिफ़ॉल्ट था डेप्थ, तो उस केस में हमारे पास जो टोटल वर्ड्स आए वो 649 आए हैं। बट जहाँ हमने डेप्थ बढ़ा दिया वहाँ पे हमारे जो वर्ड्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। अब आपने अभी तक ऐसा देखा कि जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, वो क्या करता है, इस यूआरएल पे जाता है और जो भी डेटा इसको मिलता है क्रॉल करने के बाद वो इस फाइल में ला के सेव कर देता है। बट हम क्या कर सकते हैं कि ये किस यूआरएल पे जा रहा है, कौन सा इसको डेटा मिल रहा है, किस डेटा पे प्रोसेसिंग कर रहा है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस वर्बोसिटी के लिए बोलना पड़ेगा कि मुझे वर्बोसिटी के साथ डेटा को दिखाओ। अब आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, अब ये बता रहा है कि किस लिंक से कहाँ पे जा रहा है और उसको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी हेल्प हो जाती है काफ़ी हद तक, कि आपको पता चल जाता है कि अच्छा इस यूआरएल पे भी जा रहा है और इस यूआरएल पे भी जा रहा है, अच्छा मुझे यहाँ से डेटा मिल रहा है, यहाँ से नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, वर्बोसिटी काफ़ी काम में आएगी आपके। अब हमारे पास क्या प्रोविज़न होता है, अब ये जितना भी डेटा क्रॉल करके लेके आएगा ना, अब हमें पता ही नहीं चलता ना कितना सारा डेटा लेके आया, कितने वर्ड्स हैं उसके अंदर। तो ये एक टूल हमें ये भी प्रोविज़न देता है कि जितने वर्ड्स ये लेके आया ना, उसके साथ साथ इसका काउंट भी बता सकता है आपको कि उसमें ये वर्ड जो है ये इतनी बार रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर उसमें अल्फ़ा है तो अल्फ़ा 4 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है। अगर उसमें प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामिंग 2 बार आ रहा है उस पूरी वेबसाइट में, या 5 बार आ रहा है। तो इससे क्या हो जाता है कि आपको पता चल जाता है सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है, माइंडसेट क्या है उसका। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका कोई फेवरेट वर्ड हो जो वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर रहा हो, तो वहाँ से क्या होता है, पासवर्ड क्लिक करने में आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, आपको सिंपली यूआरएल देना। यूआरएल देने के बाद डैश ई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, काउंट। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, वो बोल रहा है उस वेबसाइट के अंदर म्यूचुअल जो है वो 279 टाइम्स आ रहा है, आईबीएम जो है वो 200 टाइम्स आ रहा है, जो प्रोडक्ट्स है 184 आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा कि जितने वर्ड्स में ज़्यादा रिपीटिशन है, आप कोशिश करिए उनको उठाइए अपनी वर्ड लिस्ट के लिए। तो इससे क्या होता है, क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहाँ पे। अब कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको जो वर्ड है वो एक स्पेसिफिक लेंथ का चाहिए हो, मतलब मिनिमम आपको 7 और 8 कैरेक्टर्स का ही आपको वर्ड चाहिए हो, उससे कम का आपको चाहिए ना हो। क्योंकि अगर आप कहीं पासवर्ड डालने जा रहे हैं तो कई बार वेबसाइट्स में क्या होता है, वो बोलते हैं मिनिमम उनको 8 कैरेक्टर्स का ही वर्ड चाहिए या पासवर्ड चाहिए वहाँ पे। तो इस टूल में हमारे पास ये भी प्रोविजन है, हम इसको भी सेट कर सकते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पे टूल को मेंशन किया है, किस यूआरएल पे जाके क्रॉल करना है वो मेंशन किया है। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे -M दिया है, उसके बाद यहाँ पे मैंने 5 दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, अब जो हमारा ये टूल होता है यहाँ पे जाके क्रॉल करेगा और जितने भी इसको वर्ड्स मिलेंगे ना, उसमें से मिनिमम जिसकी लेंथ 5 होगी उसको तो उठाएगा, उससे ज़्यादा वालों को उठाएगा, बट 5 से कम वालों को नहीं उठाएगा। और वो सारा डेटा लाके आपको T4 में डाल देगा यहाँ पर।
इससे क्या हेल्प मिल जाती है आपको कि अगर आप कहीं पे ब्रूट फोर्स कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को सेट करने से क्या होगा, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसने एग्जीक्यूशन जो है उसको कंप्लीट कर लिया और जो डेटा यहाँ पे लाके सेव कर दिया। चलिए रीड करते हैं इसको। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर अगर हम उठा लें, उसकी जो लेंथ है मिनिमम 5 है, उससे कम तो है ही नहीं, उससे ज़्यादा ही मिलेगी आपको। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें आप। अब नेक्स्ट सिनेरियो आपके साथ क्या हो सकता है कि अगर आप कहीं पे ब्रूट फोर्स करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बोला जाता है वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स होते हैं। तो उस केस में क्या करना होता है, आपको नंबर्स भी डालने होते हैं साथ में। तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पासवर्ड में नंबर्स भी आए। तो इस टूल में हमारे पास ये मैकेनिज्म भी होता है कि हम क्या करते हैं, क्रॉल करते वक्त उसको बोल सकते हैं कि नंबर वाले वर्ड्स भी लेके आओ हमारे पास। तो आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, टूल का नाम दिया और सिंपली मैंने यहाँ पे यूआरएल दिया। अब यहाँ पे यूआरएल जो है मैंने चेंज कर दिया है और उसके बाद मैंने क्या किया, उसको बताया कि अब जो डेटा क्रॉल करना है उसके अंदर वर्ड्स तो होने ही चाहिए, उसके साथ साथ आप ऐसे वर्ड्स भी देखो जिसके अंदर नंबर्स भी आए। पहले क्या होता था, बाय डिफॉल्ट वो केवल वर्ड्स ऐसे ढूंढता जिसके अंदर नंबर नहीं होते, बट अगर हम ये विद नंबर्स मेंशन कर देते हैं तो इससे क्या होता है, वो ऐसे वर्ड्स ढूंढता जिसमें अंदर नंबर्स भी हो। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उस डेटा को राइट कर रहा हूँ T5 में। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, डेटा जो है हमारा T5 में आ चुका है। तो आइए इसको देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, जो नंबर्स हैं हमारे वो भी आ रहे हैं। और ऐसे वर्ड्स भी आ रहे हैं देखिए, जिसके अंदर हमारे वर्ड्स भी हैं और नंबर्स भी हैं साथ के साथ। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप ये वाली चीज़ भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। अब इस टूल की एडवांटेज क्या है कि आप इसको क्रॉल करते वक्त, जब ये क्रॉल करता है तो आप इसको बोल सकते हैं कि अगर इसको वेबसाइट पे कुछ ईमेल आईडीज भी मिलती है ना, तो उसको भी उठा के लाए और आपको दे दे। तो इससे क्या होता है कि आपकी कई बार हेल्प मिल जाती है चीज़ों को ब्रूट फोर्स करने में, आइडिया लगाने में कि अच्छा ईमेल आईडी है तो पासवर्ड क्या हो सकता है, अच्छा ठीक है @ के बाद क्या आ रहा है, किस कंपनी से बिलोंग करता है। तो वहाँ से क्या होता है कि आप चीज़ों का चैनल बना सकते हैं और उसके बाद डेटा जो है उसको लिंक कर सकते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना होता है ये देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, टूल का नाम दिया, उसके बाद सिंपली मैंने यूआरएल दिया, किस यूआरएल को क्रॉल करना है। उसके बाद -n का मतलब क्या होता है कि हमें कोई वर्ड नहीं क्रॉल करवाना है, और -e का मतलब क्या होता है कि हमें ईमेल चाहिए अगर यहाँ पे क्रॉल करते वक्त कुछ मिलता है उसको। तो सो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद उसको जितने ईमेल्स मिले इस वेबसाइट पे वो सारे ला के आपको दे दिए। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि जो उनका ईमेल आईडी होता है वही पासवर्ड होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी अपनी वर्ड लिस्ट में डाल सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट को क्रॉल करना चाहते हैं, वहाँ से आप वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ पासवर्ड मैकेनिज्म होगा, मतलब आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद ही आप क्रॉल कर पाएंगे। तो ये टूल क्या होता है, ये आपको ये वाला एडवांटेज भी देता है कि आप इसको यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे बता सकते हैं, और उसको बताने के बाद ये क्या करेगा, वहाँ पे जाके क्रॉल करना शुरू कर देगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने टूल का नाम दिया है, उसके बाद मैंने दिया है कि किस यूआरएल पे जाके उसको क्रॉल करना है। और आपको बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि ऑथेंटिकेशन टाइप क्या है आपका, ऑथेंटिकेशन यूज़र मतलब उसका यूज़र नेम क्या है, और ऑथेंटिकेशन पासवर्ड। ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है, और उसके बाद मैं उसको T6 में सेव कर रहा हूँ। अब बात आती है कि आप उसका ऑथेंटिकेशन टाइप जो होता है वो कैसे पता लगाएंगे। आइए देखते हैं उसको कैसे करेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरे राउटर का होम पेज है। आपको सिंपली बस क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पेज आना है, और उसके बाद आप डायरेक्टली नेटवर्क पे जाइए और पेज को एक बार रिफ्रेश करिए। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो जो आपका यूआरएल होता है वहाँ पे इसका नेम आ जाएगा, तो आप जस्ट उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आप रिस्पॉन्स हेडर्स में आइए और आपको यहाँ पे www ऑथेंटिकेट मिलेगा, और इसके अंदर आपको किस टाइप का ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। अब मेरे केस में यहाँ पे बेसिक हो रहा है इस राउटर के केस में। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर बेसिक डाला। अब कई बार कुछ वेबसाइट में ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही ना चले, वहाँ पे कुछ बताए ना, तो आपके पास 2 होते हैं, एक डाइजेस्ट होता है और एक होता है बेसिक। दोनों में से कुछ भी ट्राई कर लीजिए, अगर एक नहीं होता तो दूसरा कर लीजिए। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, उसने प्रोसेस जो है ये कंप्लीट कर दिया और जो डेटा है हमारा यहाँ पे लाके सेव कर दिया। तो चलिए इसको रीड करते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, उसने क्या करा, सबसे पहले लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद उसको जितने भी वर्ड्स यहाँ पर मिले वो सारे लाके यहाँ पे दे दिए आपको। तो आपके पास ये भी मैकेनिज्म होता है, आप इस तरीके से भी वर्ड लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। अब कई बार आपके साथ एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप किसी वेबसाइट पे अगर आप क्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर फायरवॉल है या आपका IDS IPS लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, आपके IP को ब्लॉक कर देगा। तो एक मैकेनिज्म क्या होता है कि आप यहाँ से अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको बर्ब स्वीट पे भेजिए,
और वहाँ पे जो आपका यूज़र एजेंट है उसको चेंज करिए और फिर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करिए वहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि आप उसको ईजिली बाईपास कर पाएंगे। आइए देखते हैं ये कैसे करेंगे। सो अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना जो वर्ब स्यूट है उसको स्टार्ट कर दिया और एक लिसनर जो है वो ऐड कर दिया ऑल इंटरफेस पे। अब आइए इस पे फॉरवर्ड करते हैं रिक्वेस्ट को। अब सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर टूल को बताया किस यूआरएल पे क्रॉल करना है और होस्ट मैंने बताया किस होस्ट पर उसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है और उसके बाद पोर्ट कौन सा है वहाँ पर। अब देखिए जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सीधा यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पे जो आप यूज़र एजेंट देख रहे हैं मैं इसको मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। आप चाहें तो इसको रिपीटर के पास भी भेज सकते हैं, वहाँ पे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं इसको यहीं पर ही कर रहा हूँ। सो अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो अपना यूज़र एजेंट है वो चेंज कर दिया। तो पहले यहाँ पे रूबी आ रहा था, अब यहाँ पे मैंने मोजिला का ऐड कर दिया। तो अब जो भी हमारी रिक्वेस्ट वहाँ पे जाएगी तो वो इस यूज़र एजेंट से जाएगी। आप यहाँ पे फ़ोन का भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे एंड्रॉयड का भी डाल सकते हैं, आप किसी भी चीज़ का डाल के उसको बाईपास कर सकते हैं। तो आपके पास ये भी मैकेनिज्म रहता है वहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब देखिए उसने दूसरे के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया, तो आप इसको चेंज करते जाइए। आप इसको रिपीटर पे डाल के या इंट्रूडर पे डाल के वहाँ पे रिक्वेस्ट को चेंज कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।